स्वागत। कभी ऐसा हुआ है कि सुपरमार्केट में कुछ खरीदने गए और बाहर आए 10 ऐसी चीजों लेकर जिनकी जरूरत भी नहीं थी? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। या किसी बहस में अपनी बात पर इतने अड़ गए, बाद में लगा कि शायद मैं गलत था। हाँ। हम सब ऐसे फैसले लेते हैं, कुछ पलक झपकते ही, कुछ बहुत सोच समझकर। आज हम इसी सोच के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास हैं कुछ बेहद दिलचस्प विचार डैनियल कैनेमन की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो। जी, वो हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में मानो दो किरदार काम कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह से सोचने वाले सिस्टम। तो आज का हमारा ये जो विचार विमर्श है वो इन्हीं दो सिस्टम्स को समझने का है। ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 क्या हैं, कैसे ये मिलकर काम करते हैं, और कैसे कभी-कभी ये हमें सोचने के ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां हम गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, वो भी बिना जाने समझे। तैयार हैं दिमाग की इस उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 सुनने में बड़े रहस्यमयी लगते हैं। ये हैं क्या असल में? रहस्यमयी नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के साथ ही हैं ये। सिस्टम 1 वो हिस्सा है जो तेज है, पलक झपकते ही काम करता है, पूरी तरह ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कोई मेहनत नहीं? हाँ बिल्कुल, कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे अगर मैं कहूँ 2 + 2 तो जवाब तुरंत दिमाग में आता है ना? हाँ, फौरन 4। या किसी दोस्त के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसका मूड समझ जाना, ये हमारी सहज बुद्धि, हमारी गट फीलिंग है। हाँ ना, बिल्कुल, ये तो बिना सोचे ही हो जाता है। तो फिर सिस्टम 2 क्या करता है? सिस्टम 2 इसका ठीक उल्टा है। ये धीमा है, सोच समझकर काम करता है और इसमें अच्छी खासी दिमागी मशक्कत लगती है। मशक्कत? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 17 × 24 कितना होता है? उफ, हाँ, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, शायद कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, यही सिस्टम 2 है। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है, जटिल समस्याओं को सुलझाता है। जब आप इस पे काम करते हैं तो आप सचमुच महसूस कर सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, शायद मांसपेशियां भी थोड़ी तन जाती हैं। हाँ, होता है। सिस्टम 2 थोड़ा आलसी है, उसे काम पर लगाना पड़ता है। दिलचस्प। तो क्या ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं, अलग अलग? नहीं, यही तो सबसे मजेदार बात है। ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अच्छा, कैसे? सिस्टम 1 तो हमेशा चालू रहता है, आसपास की दुनिया से जानकारी लेता रहता है, और सिस्टम 2 को सुझाव भेजता रहता है। देखो ये ऐसा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये कर लेना चाहिए। ओके, सुझाव भेजता है। और सिस्टम 2? ज्यादातर समय अगर कोई बड़ी बात ना हो तो सिस्टम 2 सिस्टम 1 के सुझावों को मान लेता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम 2 को मेहनत करना पसंद नहीं, वो थोड़ा आलसी है, जैसा मैंने कहा। हाँ। इसी वजह से हम ज्यादातर काम अपनी सहज बुद्धि या सिस्टम 1 के भरोसे करते हैं। लेकिन सिस्टम 2 के पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर मतलब? वो सिस्टम 1 के आवेगों और भावनाओं को रोक सकता है, उन पर सवाल उठा सकता है। इसी को हम आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पार्टी में ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा हो, पर खुद को रोकना। एकदम सही, वो सिस्टम 2 का काम है। लेकिन ये आत्मनियंत्रण या जटिल सोच विचार वाला काम थका देने वाला होता है। थक जाता सिस्टम 2? हाँ बिल्कुल। कहनेमैन बताते हैं कि जब हमारा सिस्टम 2 किसी मुश्किल काम में उलझा होता है या थका हुआ होता है तो सिस्टम 1 का असर ज्यादा हो जाता है। मतलब जब दिमाग थका हो तो हम ज्यादा आसानी से लालच में आ सकते हैं या शायद जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल, स्टडीज में देखा गया है कि जब लोग दिमागी तौर पर व्यस्त होते हैं तो वे ज्यादा मीठी चीजें चुनते हैं या थोड़े स्वार्थी फैसले ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, इजराइल में पेरोल जजों पर एक बहुत चर्चित अध्ययन हुआ। हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। उसमें पाया गया कि जज खाना खाने के ठीक बाद पेरोल की अर्जियों को मंजूर करने की ज्यादा संभावना रखते थे, करीब 65% तक। अरे बाप रे। लेकिन जैसे जैसे अगला लंच ब्रेक नजदीक आता गया, यानी वे थकते और भूखे होते गए, ये दर गिरकर लगभग 0 हो गई। 0? मतलब भूख और थकान भी हमारे इतने अहम फैसलों पर असर डाल सकती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। किताब में अनुमान और पूर्वाग्रह यानी ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस का भी जिक्र है। ये क्या बला है? ये असल में सिस्टम 1 के शॉर्टकट हैं। देखिए, दुनिया इतनी जटिल है कि हर फैसले के लिए सिस्टम 2 की पूरी मेहनत लगाना मुमकिन नहीं। हाँ, ये तो है। तो सिस्टम 1 ने कुछ आसान नियम, कुछ अंगूठे के नियम, रूल्स ऑफ थंब बना लिए हैं, जिन्हें अनुमान या ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं।
ये हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं। सुनने में तो ये बड़े काम के लगते हैं, फटाफट फैसले। हैं भी, ज्यादातर समय यही काम करते हैं। लेकिन इन शॉर्टकट्स की वजह से कभी-कभी हम एक ही तरह की गलतियां बार-बार करते हैं। अच्छा। इन्हीं गलतियों के पैटर्न को पूर्वाग्रह या बायस कहते हैं। कहनेमैन और उनके साथी एमोस ट्वर्स्की ने ऐसे कई पूर्वाग्रहों की पहचान की। कोई उदाहरण जिससे ये बात और साफ हो? एक बहुत आम पूर्वाग्रह है एंकरिंग। एंकरिंग, जैसे जहाज का लंगर। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें होता ये है कि किसी भी फैसले में हमें जो पहली जानकारी मिलती है, चाहे वो कितनी भी बेमतलब क्यों ना हो, हमारा दिमाग उसी पर लंगर डाल देता है, यानी एंकर हो जाता है। बात के सारे अनुमान उसी शुरुआती जानकारी के आसपास घूमते हैं। पहली जानकारी पर अटक जाना कैसे? कोई प्रयोग है इसका? हाँ, एक क्लासिक प्रयोग में लोगों से पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले उन्हें एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने को कहा गया, जिसपे 0 से 100 तक नंबर थे। ये नंबर पूरी तरह रैंडम था। ठीक है, रैंडम नंबर। फिर अब कमाल की बात देखिए, जिन लोगों का नंबर कम आया, जैसे 10, अच्छा, उनके अनुमान का औसत कम करीब 25% था। अच्छा। और जिनका नंबर ज्यादा आया, जैसे 65, उनके अनुमान का औसत भी ज्यादा, करीब 45% था। कमाल है। मतलब एक बेकार सा नंबर भी हमारे अनुमान को इतना बदल सकता है। हाँ, वो रैंडम नंबर उनके दिमाग में एक एंकर बन गया। ये तो सेल्स और मोल भाव में खूब इस्तेमाल होता होगा। पहली कीमत जो बताई जाती है। बिल्कुल, पहली कीमत जो बताई जाती है वो अक्सर एक एंकर का काम करती है और बाकी मोल भाव उसी के इर्द गिर्द होता है। ये इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि हमारा सिस्टम 1 उस शुरुआती नंबर से जुड़े विचारों को सक्रिय कर देता है, और सिस्टम 2 जब एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो वो अक्सर उस एंकर से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। ठीक है, एंकरिंग समझ आया। और कौन सा आम शॉर्टकट है जो हमें भटका सकता है? एक और बड़ा खिलाड़ी है उपलब्धता अनुमान, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। हाँ, इसमें हम किसी चीज के होने की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसका उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आता है। मतलब जो चीज आसानी से याद आ जाए, हमें लगता है वो ज्यादा आम है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर हमने हाल ही में टीवी पर किसी हवाई जहाज दुर्घटना की बहुत खबरें देखी हो। हाँ, होता है ऐसा। तो हमें लगने लगता है कि हवाई यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हों, क्योंकि वो दुर्घटना की छवियां हमारे दिमाग में ताजा और आसानी से उपलब्ध है। हाँ, ये तो होता है। या जैसे घर के कामों को लेकर पति पत्नी में बहस होती है, दोनों को लगता है कि वो ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि हमें अपने किए हुए काम ज्यादा आसानी से याद आते हैं, दूसरे के किए हुए नहीं। जो चीज आसानी से दिमाग में आती है, सिस्टम 1 उसे ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा संभावित मान लेता है। एक और दिलचस्प पूर्वाग्रह है प्रतिनिधित्व अनुमान, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। ये क्या है? इसमें हम किसी चीज या व्यक्ति की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि वो किसी खास छवि या स्टीरियोटाइप से कितना मिलता जुलता है। स्टीरियोटाइप से मिलना, उदाहरण? कहनेमान एक उदाहरण देते हैं स्टीव नाम के व्यक्ति का। स्टीव शर्मीला है, व्यवस्थित है, चीजों को तरतीब से रखता है, उसे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। ठीक है। अब सवाल ये है कि स्टीव के लाइब्रेरियन होने की संभावना ज्यादा है या किसान होने की? ज्यादातर लोग शायद लाइब्रेरियन कहेंगे, क्योंकि ये विवरण लाइब्रेरियन की बनी बनाई छवि से मिलता है। सही कहा, लेकिन असलियत में किसान लाइब्रेरियनों से कई ज्यादा संख्या में होते हैं। अच्छा। हाँ, तो सांख्यिकी के हिसाब से स्टीव के किसान होने की संभावना ज्यादा है, पर हमारा सिस्टम 1 स्टीरियोटाइप से मिलान करने में इतना तेज है कि वो आंकड़ों को, जिन्हें बेस रेट कहते हैं, बेस रेट, हाँ, उसे नजरअंदाज कर देता है। हम समानता के आधार पर फैसला ले लेते हैं, संभावना के आधार पर नहीं। ये लिंडा वाली पहेली भी इसी से जुड़ी है ना? वो बहुत मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। लिंडा, उसे एक ऐसी महिला बताया गया है जो बहुत मुखर है, सामाजिक न्याय के मुद्दों में दिलचस्पी रखती है और कॉलेज में उसने प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था। अब पूछा जाता है कि क्या लिंडा के बैंक टेलर होने की संभावना ज्यादा है या उसके एक ऐसी बैंक टेलर होने की जो नारीवादी भी है? मुझे याद है ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं, नारीवादी बैंक टेलर। लगता है कि ये ज्यादा फिट बैठता है उसके विवरण से। हाँ, लेकिन तार्किक रूप से ये गलत है। गलत कैसे? सोचिए, दुनिया के सारे बैंक टेलर एक बड़ा समूह है, उनमें से कुछ नारीवादी होंगी,
तो नारीवादी बैंक टेलर का समूह बैंक टेलर के समूह का एक छोटा हिस्सा हुआ ना। हाँ, ये तो है छोटा हिस्सा। इसलिए लिंडा के सिर्फ बैंक टेलर होने की संभावना उसके नारीवादी बैंक टेलर होने की संभावना से हमेशा ज्यादा होगी, गणितीय रूप से। पर उसका विवरण हमें इतना खींचता है कि हम तर्क भूल जाते हैं। इसे संयोजन भ्रम कहते हैं। संयोजन भ्रम। सिस्टम 1 कहानी बनाने में माहिर है, तर्क में नहीं। ये सब सुनकर लग रहा है कि हम अपनी सोच पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। अति आत्मविश्वास। यही बात कहनेमन भी कहते हैं। इसे वो अति आत्मविश्वास कहते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है जिसे वो कहते हैं WISATI, What you see is all there is। WISATI। ये क्या है? What you see is all there is। यानी हमारा सिस्टम 1 सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान देता है जो उसके सामने होती है। अच्छा, जो दिख रहा है बस वही सच है। हाँ, उसके लिए जो जानकारी गायब है वो उसकी परवाह नहीं करता, और जितनी कम जानकारी होती है उतनी ही आसानी से सिस्टम 1 एक सुसंगत, अच्छी लगने वाली कहानी बना लेता है। कहानी? हाँ, एक कोहेरेंट कहानी। और कहानी जितनी अच्छी लगती है हमें उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास होता है, भले ही हमारे पास सबूत बहुत कम हो। मतलब कम जानना हमें ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकता है, ये तो उल्टी बात लगती है। हाँ, पर अक्सर ऐसा ही होता है। कहनेमैन अपना अनुभव बताते हैं इजरायली सेना का, जहां वो और उनके साथी नए रंगरूटों के भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान लगाते थे। अच्छा। बार बार साबित होता था कि उनके अनुमान गलत थे, फिर भी हर नए उम्मीदवार को देखकर उन्हें पूरा भरोसा होता था कि इस बार उनका अनुमान सही है। अरे, मतलब गलती से सीखते नहीं थे? लगता तो नहीं। इसे वैधता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी कहते हैं। कमजोर सबूतों के आधार पर बनी राय पर भी पक्का भरोसा होना। ये तो वाकई खतरनाक हो सकता है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर होता है या बड़े फैसलों में भी? हर जगह होता है, खासकर वित्तीय बाजारों में कौशल का भ्रम या इल्यूजन ऑफ स्किल बहुत आम है। शेयर बाजार में कैसे? स्टॉक चुनने वाले विशेषज्ञ बहुत विश्लेषण करते हैं, डेटा देखते हैं, पर क्या उनकी जानकारी स्टॉक की कीमत में पहले से शामिल नहीं है? ये सवाल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। नतीजा काफी हद तक भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन निवेशक अक्सर इसे कौशल का नतीजा मानते हैं। मेरा विश्लेषण सही था। और प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में क्या? वो बताती है कि हम लाभ और हानि को कैसे देखते हैं। हाँ, प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक और बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विचार है इस किताब का। बताइए। ये बताती है कि हम फैसले अपनी कुल संपत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि किसी शुरुआती बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट जैसे? आमतौर पर जो अभी है, हमारी मौजूदा स्थिति, हम उस रेफरेंस पॉइंट से होने वाले फायदे या नुकसान के आधार पर फैसले लेते हैं, बदलावों पर ध्यान देते हैं। ओके। और इसका सबसे अहम पहलू है हानि से बचना। बिल्कुल, ये शायद इस थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान का दर्द उतने ही फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा होता है, लगभग 2 गुना। 2 गुना? मतलब 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है? हाँ, करीब करीब। हम नुकसान से नफरत करते हैं। अच्छा, इसीलिए हम उन चीजों को ज्यादा कीमती मानते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, जैसे अपनी पुरानी कार बेचने में हिचकाना, भले ही अच्छी कीमत मिल रही हो। एकदम सही। इसे एंडाउमेंट प्रभाव कहते हैं, क्योंकि उस चीज को छोड़ना एक नुकसान जैसा लगता है और नुकसान हमें पसंद नहीं। ये छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े निवेशों तक हर जगह असर डालता है। और कैसे? किसी बात को कहा जा रहा है, यानी फ्रेमिंग, वो भी हमारे फैसलों को बदल सकती है। ये क्या है? हाँ, फ्रेमिंग प्रभाव दिखाते हैं कि हम कितने अतार्किक हो सकते हैं। एक ही बात को कहने का तरीका हमारी पसंद बदल सकता है। एक ही बात पर कहने का ढंग अलग। हाँ, जैसे अगर किसी सर्जरी के बारे में कहा जाए कि 90% लोग बच जाते हैं, तो वो ज्यादा आकर्षक लगती है। हाँ, बिल्कुल। बजाय इसके कि कहा जाए 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। अरे हाँ, मतलब तो बिल्कुल एक ही है, पर सुनने में कितना फर्क है। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी पहले फ्रेमिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। ये स्टडी में पाया गया। ये तो कमाल है। मतलब शब्द मायने रखते हैं असलियत से ज्यादा। काफी हद तक। एक और उदाहरण है, क्या आप कोई चीज $5 हारना चाहेंगे या $5 कीमत चुकाना चाहेंगे? शायद कीमत चुकाना। हारना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ज्यादातर लोग कीमत चुकाना पसंद करते हैं, हालांकि नतीजा वही है। हारना शब्द ज्यादा नकारात्मक भावनाएं जगाता है।
सिस्टम 1 भावनाओं से जुड़ा है। आखिर में किताब में 2 स्व सेल्व्स की बात भी है, एक जो अनुभव करता है और एक जो याद रखता है। ये थोड़ा अजीब सा है, 2 मैं। हाँ, पर ये बहुत गहरा विचार है। अनुभव करने वाला स्व वो है जो पल पल जीता है, महसूस करता है। जैसे अभी इस पल में। हाँ, जैसे दांत में दर्द हो रहा है तो उस पल का दर्द अनुभव करने वाला स्व महसूस कर रहा है। अभी कैसा लग रहा है, ये सवाल उसके लिए है। और याद रखने वाला स्व? याद रखने वाला स्व उस पूरे अनुभव के बारे में कहानी बनाता है, उसे याद रखता है और भविष्य के फैसले उसी याद के आधार पर लेता है। कहानी बनाता है। हाँ, जैसे डॉक्टर बाद में पूछता है, बताइए कुल मिलाकर दर्द कैसा था, ये याद रखने वाला स्व जवाब देता है, पूरी फिल्म देखकर अपनी रेटिंग देता है। तो इसमें क्या खास बात है? 2 स्व हैं, ठीक है। खास बात ये है कि याद रखने वाला स्व पूरे अनुभव को बराबर वजन नहीं देता। वो कहानी बनाते वक्त बहुत से पल भूल जाता है। भूल जाता है? हाँ, वो सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देता है, अनुभव का सबसे बुरा या सबसे अच्छा पल, पीक, और अनुभव का अंत, एंड। पीक और एंड, बस। हाँ, इसे पीक एंड रूल कहते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि अनुभव कितनी देर तक चला। इसे अवधि की उपेक्षा कहते हैं। अवधि की उपेक्षा मतलब अगर कोई दर्दनाक अनुभव थोड़ी देर और चले लेकिन उसका अंत थोड़ा कम दर्दनाक हो तो हमें वो ज्यादा पसंद आएगा। ये कैसे हो सकता है? एक प्रयोग में यही देखा गया। लोगों ने अपना हाथ बर्फीले ठंडे पानी में रखा। एक ग्रुप ने 60 सेकंड तक, दूसरे ग्रुप ने 60 सेकंड तक उसी ठंडे पानी में और फिर 30 सेकंड और थोड़े कम ठंडे पानी में हाथ रखा। अच्छा, तो दूसरे ग्रुप ने ज्यादा देर दर्द सहा, 90 सेकंड। हाँ, कुल मिलाकर ज्यादा देर दर्द सहा। लेकिन बाद में जब पूछा गया कि कौन सा अनुभव दोहराना चाहेंगे तो ज्यादातर लोगों ने लंबे वाले अनुभव को चुना, 90 सेकंड वाले को। अविश्वसनीय, सिर्फ इसलिए कि उसका अंत थोड़ा बेहतर था। हाँ, क्योंकि याद रखने वाले स्वर ने सिर्फ पीक, जो दोनों में शायद बराबर था, और अंत को याद रखा और ज्यादा लंबी अवधि को नजरअंदाज कर दिया। याद रखने वाला स्व जो हमारे भविष्य के फैसले लेता है, उसने अनुभव करने वाला स्व जिसने ज्यादा दर्द सहा था के हितों के खिलाफ फैसला किया, सिर्फ एक बेहतर याद के लिए। ये तो हमारी यादों और फैसलों पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हमारी यादें ही भरोसे लायक नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि खुशी या नाखुशी को मापना कितना जटिल है और हमारे फैसले हमेशा हमारे असल अनुभव पर आधारित नहीं होते, बल्कि उस अनुभव की याद पर आधारित होते हैं जो कि अधूरी या भ्रामक हो सकती है। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत को समेटें, हाँ, तो हमारे दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 तेज, सहज, ऑटोमेटिक, और सिस्टम 2 धीमा, मेहनती, तार्किक। और सिस्टम 1 हमें कुशल बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट यानी अनुमान, ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करता है। हाँ, जैसे एंकरिंग, उपलब्धता और प्रतिनिधित्व, जो कभी-कभी हमें पूर्वाग्रहों, बायसेस की तरफ ले जाते हैं, गलतियां करवाते हैं। बिल्कुल, और हम अक्सर अपनी समझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, YSITI। हाँ, और नुकसान से बहुत ज्यादा डरते हैं, लॉस अवर्जन। और हमारी यादें हमारे अनुभवों को पूरी तरह सही नहीं दर्शाती, पीक एंड रूल। हाँ, ये हमारी सोच की एक झलक है, अद्भुत भी और कभी-कभी हैरान करने वाली हद तक अतार्किक भी। तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का हम करें क्या? क्या हम अपनी सोच की इन कमियों को पहचानकर उन्हें ठीक कर सकते हैं? ये $1 मिलियन का सवाल है। देखिए, कानूमन खुद मानते हैं कि इन पूर्वाग्रहों से पूरी तरह बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम 1 के डिजाइन का हिस्सा है। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक है। बिल्कुल, सिस्टम 2 को हर वक्त पहरे पर रखना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या उम्मीद है? लेकिन इनके बारे में जानना, इन्हें पहचानना, खासकर जब बड़े फैसले लेने हो, हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर सकता है। रुककर सोचना, सिस्टम 2 को जगाना। हाँ, शायद हम पूछ सकते हैं, क्या यहाँ कोई एंकर मुझे प्रभावित कर रहा है? क्या मैं ये फैसला सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसका उदाहरण आसानी से याद आ रहा है? क्या मैं नुकसान के डर से ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ? तो जागरूकता ही पहला कदम है, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता और शायद संगठनों या टीमों के स्तर पर कुछ प्रक्रियाएं बनाई जा सकती हैं जो इन पूर्वाग्रहों के असर को कम कर सकें। जैसे चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना या जानबूझकर अलग-अलग नजरियों, वो जिसे कैनेमन बाहर का दृश्य, आउटसाइड व्यू कहते हैं। हाँ, उसको शामिल करना। बाहर का दृश्य, दूसरों की राय लेना। हाँ,
या मिलते जुलते मामलों के आंकड़े देखना। लेकिन एक सवाल मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर हम जानते हैं कि हमारी यादें हमारे अनुभवों को तोड़ मरोड़ सकती हैं, पीक एंड रूल, तो हमें अपने जीवन के अनुभवों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? क्या हमें ज्यादा सुखद यादें बनाने पर ध्यान देना चाहिए या ज्यादा सुखद अनुभव जीने पर? यादें या अनुभव, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पे सोचिएगा जरूर।